नमस्कार दोस्तों, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकेंड लेक्चर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप। चलिए आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि चार्ज किसे कहते हैं, कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या मतलब होता है, कोई ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज है उसका क्या मतलब होता है, और हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का पहला प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या कहता था कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस माइनस एन इंटू ई। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। अब हमें इन प्रॉपर्टी को पढ़ना है, और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखे होंगे तो आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें चार्ज के नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट रहते हैं। दोनों ही अलग क्वेश्चन थे कि क्या चार्ज कांस्टेंट रहता है या नहीं। इस लेक्चर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो ध्यान से देखिए। चलिए आज हेडिंग डालते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये सारे प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं कि एडिटिव नेचर चार्ज का क्या होता है, इन्वेरिएंस ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, सारे बात क्लियर करेंगे। तो हेडिंग डालिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस पे बेस्ड अगर नीट या जेई में अगर क्वेश्चन आया तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। तो ध्यान से देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से हमें क्या समझ में आता है। सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है, उस सिस्टम पे टोटल जो चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। आप एक पॉइंट लिख दीजिए कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। कंजर्वेशन, एक तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरी बात, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम will always remain constant। रिमेन कांस्टेंट का कहीं से ये मतलब नहीं है कि टोटल चार्ज जीरो होगा। कई बार अपने दिमाग में ऐसा लगता है हमें कि टोटल चार्ज किसी भी सिस्टम का जीरो होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो भी हो सकता है जीरो नहीं भी हो, लेकिन इनिशियल जितना चार्ज था उतना फाइनल चार्ज होगा। इसके हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर करवा देते हैं। आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखिए। अगर एग्जांपल में एक इलस्ट्रेशन है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, दो कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है ये? चलिए होलो स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, और एक रॉड है। इनिशियल सिचुएशन ऐसा है, रॉड है जिसपे इनिशियली -4 कूलम चार्ज है, इस पे -4 कूलम चार्ज है, और ये कैसा है? न्यूट्रल है। इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल, ठीक। अब इस स्फीयर और इस रॉड को हमने म्यूचुअली इंटरेक्ट करवाया, तो फाइनली हमें ऐसा मिला, दोनों को अगर हम म्यूचुअल टच करवाने के बाद फाइनली हमें ये मिला कि स्फीयर के इनर जो सरफेस है, इस स्फीयर का जो इनर सरफेस है, इस स्फीयर के इनर सरफेस पे -3 कूलम चार्ज डेवलप हो गया। आपको पता करना है कि फाइनल चार्ज उसके आउटर सरफेस पे क्यू कितना होगा, स्मॉल क्यू लिखा हूँ, ये कितना होगा, और रॉड पे फाइनली जो चार्ज हो गया वो +1 कूलम हो गया। फाइनली इस पे +1 कूलम चार्ज हो गया। कुछ तो भी हुआ होगा, हमें नहीं पता क्या हुआ होगा, आगे और अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते ये फाइनल सिचुएशन है, फाइनली ऐसा हुआ होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए। अगर हम इस दोनों को, हम ये स्फीयर और इस रॉड को एक आइसोलेटेड सिस्टम मान ले,
तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल अमाउंट ऑफ चार्ज जितना स्फीयर और रॉड पे था उतना ही फाइनल अमाउंट ऑफ चार्ज रहेगा। ठीक है, तो अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं कि इनिशियल चार्ज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनिशियल चार्ज मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज, लेकिन इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होना चाहिए। देखते हैं इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज कैसे कर सकते हैं। स्फीयर पे कितना चार्ज है इनिशियली? 0, कोई चार्ज नहीं है। इनिशियल चार्ज 0 + -4 कूलम है ना। दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब टोटल चार्ज फाइनली कितना है? आउटर सरफेस पे हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि स्मॉल q अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो गया होगा। आउटर सरफेस पे q चार्ज प्लस इनर सरफेस पे क्वेश्चन में कहा गया कि -3 कूलम चार्ज डेवलप हो चुका है इनर सरफेस पे, स्फीयर की इनर सरफेस पे, प्लस -3 कूलम, ठीक, प्लस रॉड पे फाइनली +1 कूलम हो गया। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा q का वैल्यू आएगा इधर -3 + 1 -2, इधर आ जाएगा तो ये आएगा आपको -2 कूलम। इससे आपको पता चल गया कि स्फीयर के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। ये कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझ में आया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, कि किसी एक आइसोलेटेड सिस्टम पे जितना इनिशियल चार्ज होता है उतना ही फाइनल चार्ज होता है। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन है या ऐसे कहें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक छोटा सा हेडिंग डाल दीजिए, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक हेडिंग डालिए आप, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आखिर कौन से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है या क्या क्या पॉइंट हम इससे ये जो प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका तो सिंपल सा इतना ही मतलब है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम पे चार्ज कांस्टेंट रहेगा इनिशियली और फाइनली। लेकिन इससे क्या क्या पॉइंट हम निकाल सकते हैं? पहला पॉइंट कि द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ये तो पॉइंट ही हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये समझ सकते हो कि इफ द इंटायर यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स को ही अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो उसमें जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मैं बात कर रहा हूँ चार्ज के मैग्नीट्यूड की, मैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहा। आप एक पॉइंट लिखो कि इफ द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड एज an isolated system, then the total charge on the universe is constant. Then the total charge of the universe will be constant. मैं यहाँ पे टोटल चार्ज का मतलब है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। क्लियर है यहाँ तक कि अगर पूरे यूनिवर्स को ही हम एक आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो सिस्टम में अगर एक यूनिवर्स, वैसे यूनिवर्स का मतलब ही हो गया सब कुछ, लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स को हम आइसोलेटेड सिस्टम मान ले तो टोटल चार्ज यूनिवर्स का कांस्टेंट होगा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट आप ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हो कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स में बी चेंज, है ना। चार्ज पार्टिकल के नंबर बदल सकते हैं, ठीक है। अब ये लिख लो, इसी में लिखो, बट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स
इन द यूनिवर्स मे वेरी, क्लियर है। इसके बाद एक पॉइंट लिखो कि नंबर ऑफ, जो मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हमें ये पता चलता है कि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन से में क्रिएट भी होते हैं और डिस्ट्रॉय भी होते हैं, लेकिन वो हमेशा ही पेयर में होते हैं। एक पॉइंट लिखो आप कि ऐसे लिखो, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल are created and destroyed only in pairs। कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, चाहे वो स्पेस में हो रहा हो, सन में हो रहा हो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमेशा वेरी करते हैं, लेकिन चार्ज पार्टिकल कोई भी रिएक्शन में, चाहे वो क्रिएट हो रहे हो या डिस्ट्रॉय हो रहे हो, हमेशा वो कैसे होंगे, पेयर्स में ही डिस्ट्रॉय होंगे या क्रिएट होंगे। ठीक है, ये किससे समझ में आता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ तक। अगली बात ये लिख लो कि यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे हम समझ सकते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये चार्ज के कौन से प्रॉपर्टी से आपको पता चलता है, उसका आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, ये पूछा जाता है कि क्या यूनिवर्स का चार्ज कंजर्व रहेगा। सही बात है। क्या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कंजर्व रहेंगे? नहीं। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पूछा भी था आपसे कि क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज पार्टिकल कंजर्व रहेंगे, चार्ज पार्टिकल कभी कंजर्व नहीं होंगे, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज या फिर अमाउंट ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज वो कंजर्व रहेगा। समझ में आया? रेडियो एक्टिव डिके वगैरह उस समय क्लियर आपको समझ में आता है कि कैसे कोई न्यूट्रॉन रिलीज होता है या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल या कोई निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज होते हैं। वो सब कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो अगला प्रॉपर्टी आप डालिए हेडिंग, वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में इससे ज़्यादा नहीं कुछ पूछ सकता है, इसमें बेस्ट हो सकता है तो एक आध कोई क्वेश्चन पूछ ले, वैसे चांसेस बहुत कम है। अगला हेडिंग डालिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ये बहुत ही आसान है। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या कहता है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अगला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अनुसार चार्ज पार्टिकल्स जो है वो अलजेब्रिकली ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं। सिंपल सी बात ये लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द चार्ज पार्टिकल्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। द चार्ज particles are added or subtracted algebraically। फिर से वही बात कह रहा हूँ, अगर आपको ये सब चीज़ आता है तो आप वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं आप। algebraically है ना। ठीक है, ये इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है ही नहीं, है बहुत ही छोटा प्रॉपर्टी था। अगला प्रॉपर्टी आप हेडिंग डाल दीजिए, वो है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज, इस इनवेरियंस ऑफ चार्ज से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, अगर पूछा तो। इनवेरियंस ऑफ चार्ज ये क्या कहता है हमें? बहुत सारे बुक में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं अभी आपको समझा दूंगा। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज on any particle or any system does not depend on its velocity or does not depend on the frame of reference। किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो उनके
फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता या फिर उनके वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आप 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो और आपके ऊपर फॉर एग्जांपल +5 कूलम चार्ज है और अगर आपने स्पीड 5 मीटर पर सेकंड कर दिया फिर भी आपका चार्ज उतना ही रहेगा। बहुत ही आसान सी बात है। आप ये लिख लो इसमें कि द चार्ज इनवेरियंस ऑफ चार्ज में आप लिखो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, लिखो आप अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the charge on an object does not change with its speed या velocity, with its velocity। चार्ज वेलोसिटी पे चेंज नहीं होता है। अब यहाँ से बात आता है, आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन बताया था कि कोई पार्टिकल का वेलोसिटी अगर आप फास्ट कर देते हो, किसी पार्टिकल के वेलोसिटी को अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो उसके मास में चेंज हो सकता है। इनवेरिएंस इन मास आता है, इनवेरिएंस मतलब वेरिएशन इन मास आता है। आइंस्टाइन का एक इक्वेशन है कि इफ़ अ पार्टिकल, ऐसे लिख लो, इफ़ अ पार्टिकल हैज़ मास m and charge q, ठीक है, and is moving mass m0, लिख लो m0 is moving with velocity v, then its mass will change, उसका मास चेंज होगा, will change। कब होगा मास, कब चेंज करेगा? if v is comparable with speed of light। ये बात समझिए, अगर स्पीड, उस पार्टिकल का स्पीड अगर स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल है या उससे ज़्यादा है, मतलब इज इक्वल और ग्रेटर, आप लिख सकते हो इक्वल और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, देन इट्स मास विल चेंज, नॉट द चार्ज। इस चीज़ को आप यहाँ समझ सकते हो कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी समझ में आया ना। एडिटिव प्रॉपर्टी में सिंपली अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं, जैसे +2 कूलम और -3 कूलम इज इक्वल टू -1 कूलम, तो अलजेब्रिकली वो एडिटिव प्रॉपर्टी था। तो इनवेरिएंस में आप जैसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मास m0 है इनिशियली और इस पर चार्ज q है, ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फाइनली इसका मास m हो जाएगा या m डैश हो जाएगा, मास चेंज करेगा। इसके लिए आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दिया था, m डैश इज इक्वल टू इनिशियल मास m0 इंटू √1 - v²/c²। ये c क्या था? स्पीड ऑफ लाइट। ये उन्होंने एक इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने। तो कभी भी कोई पार्टिकल बहुत ही फास्ट मूव करता है तो उसका मास चेंज होता है ना, उसके चार्ज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आप पॉज करके आंसर देना कि व्हाट विल हैपन, या फिर व्हाट लिख लो, व्हाट विल हैपन ऑन द स्पेसिफिक चार्ज, ऑन द specific charge of the particle, if its velocity is increased, if it is moving with, if its velocity is increased। क्वेश्चन ये है, आप बताओ क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक चार्ज पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं किसको, है ना। फिर देखेंगे क्या चार्ज चेंज नहीं होता है, तो क्या स्पेसिफिक चार्ज भी चेंज नहीं होता है। नया वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वो है स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, आप इसको सॉल्व करने से पहले आप स्पेसिफिक चार्ज के बारे में समझ लो। स्पेसिफिक चार्ज कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। इसी को कई बार
कितने सारे बुक में अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, मैं स्मॉल एस से डिनोट करता हूँ। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ पार्टिकल टू द मास ऑफ दैट पार्टिकल। एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। अगर एक पार्टिकल है जिसका मास एम नॉट है, चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे क्यू अपॉन एम नॉट, इसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अगर वेलोसिटी को हम बढ़ा दें, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड, देन व्हाट विल हैपन ऑन स्पेसिफिक चार्ज? क्या चार्ज बदलेगा? नहीं, चार्ज नहीं बदलेगा, वो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज है, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? देखिए, अगर आप इस इक्वेशन में अगर आप v के वैल्यू को बढ़ा दो, मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर के वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो ओवरऑल इसका पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा। तो 1 से आप कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, 1 से पहले आप कम वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, फाइनली आप 1 से ज़्यादा वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ओवरऑल ये जो नीचे वाला पार्ट है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। अगर नीचे वाले वैल्यू का पार्ट कम हो जाएगा तो फाइनली क्या होगा? इसका मास बढ़ जाएगा, है ना। तो अब अपन ये लिख सकते हैं, देखो समझ में आया क्या, कि वेलोसिटी को बढ़ाने से ये जो v² है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अब आप 1 में से उस टोटल वैल्यू, बड़े हुए वैल्यू को घटा रहे हो, तो ओवरऑल जो नीचे का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। ये वैल्यू कम होगा, मतलब इसके मास क्या हो जाएगा? इसका मास बढ़ जाएगा। तो आप एक मिनट, किसी को नहीं पता होगा तो आप लिख लो, c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो क्या होगा? अपन इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लिख लो कि ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, लिखो आप कि ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, क्या होगा? मास m डैश विल बी ग्रेटर देन m नॉट, मतलब मास विल इंक्रीज, मास बढ़ जाएगा ना, इनिशियल मास से ज़्यादा हो जाएगा उसका मास m डैश विल बी ग्रेटर देन m नॉट। ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल m डैश विल बी ग्रेटर देन m नॉट, देयरफॉर, अगर देखो यहाँ पे अब m नॉट की जगह m डैश आ जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू नीचे बढ़ गया तो ये स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाएगा। देयरफॉर its specific charge will decrease। ये कोरिलेट कर पाए कि अगर वेलोसिटी बढ़ा दिया जाए, ये जो है इसमें अगर आप वेलोसिटी को बढ़ा दोगे, है ना, इस इक्वेशन में, तो ये टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये नीचे वाला टोटल वैल्यू कम हो जाएगा, तो ये m डैश का वैल्यू बढ़ जाएगा, m डैश का वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगा, तो ये स्पेसिफिक चार्ज कम हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे आप अब अगला प्रॉपर्टी डालिए, वो है ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज। अगला प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज, कि चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हम सबको पता है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना। अगला प्रॉपर्टी है ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज, ट्रांसफरेबल नेचर ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि चार्ज फ्रॉम वन पार्टिकल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, है ना, कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे चार्ज ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज में कौन सा चार्ज ट्रांसफ़र होता है? हमेशा याद रखना, निगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है। निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रोटॉन तो वो न्यूक्लियस में होता है, वो तो ट्रांसफ़र होता ही नहीं है ना। अब ये लिख लो कि electrons from one particle, electrons, जब ब्रैकेट में आप चार्ज लिख सकते हो, चार्ज इज transferred from one particle to another, one particle
टू अनदर। अब अगले हेडिंग में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना, कि चार्ज ट्रांसफ़र के कौन कौन से तरीके हैं, या फिर हम कहें तो वे ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हैं, ये सब चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो अगला हेडिंग डाल दीजिए आप, वे ऑफ चार्जिंग।